नमस्कार। बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक नई सरगर्मी शुरू हो गई है और नीतीश कुमार के साथ जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, इन दोनों के बीच अंदर से एक खलबली मची हुई है। दोनों पार्टियों के अंदर ऐसा माहौल बन गया है कि नीतीश कुमार को अब लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में उन्होंने सीट बंटवारे के समय तो जीत हासिल कर ली, लेकिन अब ग्राउंड में जो सीट उनको मिली है, जिन सीटों पर जदयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले गई है। क्योंकि सीट बंटवारे के समय जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि किसी भी तरह से हमें भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा सीटें मिले। जो 243 सदस्यीय विधानसभा है, उसमें से अगर सीटों का बंटवारा हो तो बराबर सीटें दोनों के बीच न बटे, बल्कि दोनों के बीच सीटों का कुछ अंतर होना चाहिए। और अंतर हुआ भी। अभी भारतीय जनता पार्टी जहां 110 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं पर जनता दल यूनाइटेड 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन चुनाव के इस गणित में नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ तो उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनको जो फाइट करना पड़ रहा है, वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ज़्यादा सीटों पर हैं और जिसके कारण नीतीश कुमार का मुकाबला कांटे का हो गया है। कांटे की टक्कर उनको दिखाई पड़ रही है और जिन सीटों पर नीतीश कुमार को आसानी से जीत मिल सकती है, वो सीटें जदयू के पास बहुत कम है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी से 5 सीटें कम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जीत की जो उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी की, वो ज़्यादा है। क्योंकि उनके सामने जो उम्मीदवार हैं वो थोड़े कमज़ोर हैं। और इसका पूरा गणित समझने के लिए बिहार में जो समीकरण बन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और जदयू जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसके बारे में समझना जरूरी है। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड की बात करें तो 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 7 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने जो अपने सहयोगी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को टिकट दिए थे। और इस तरह से जो 122 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, उसका गणित इसी तरह से तय होता है। लेकिन इस गणित में जो चुनाव का समीकरण बनाना था, सीट बंटवारे का समीकरण बनाना था, उसमें तो भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने मात दे दी। लेकिन जब सीट तय करने की बारी आई तो जनता दल यूनाइटेड मात खा गई है। और यही कारण है कि नीतीश परेशान है, क्योंकि जिन 115 विधानसभा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, उसमें से 77 सीटों पर 77 सीट्स पर जनता दल यूनाइटेड को आरजेडी के उम्मीदवारों से मुकाबला करना है। यानी कि राजद और जनता दल यूनाइटेड के बीच 77 सीटों पर फाइट है। जनता दल यूनाइटेड में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि हमने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, उसमें से करीब 70% उम्मीदवार जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच के टक्कर वाले क्षेत्र में हैं। इसके कारण जो आरजेडी वहां पर दूसरी सबसे बड़ी रीजनल पार्टी अभी के टाइम में, और पिछले चुनाव के बारे में देखा जाए तो सबसे बड़ी रीजनल पार्टी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने नीतीश कुमार की पार्टी से ज़्यादा सीटें लाई थी। और इसीलिए अभी की स्थिति में देखा जाए तो भाजपा और जदयू के बीच जो गठबंधन हुआ है, उसके बाद भी जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी 2 बड़े वोट बैंक वाले बिहार के राजनीतिक दल हैं। और उसमें अगर नीतीश कुमार को इजी जीत चाहिए थी तो उसमें आरजेडी से मुकाबला करने के बजाय कांग्रेस और वामपंथी पार्टी जो महागठबंधन के हिस्सा हैं, उन सीटों पर ज़्यादा आसानी होती। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की स्थिति अलग हो गई है। उनके 77 उम्मीदवार हैं जो नीतीश कुमार को बोल रहे हैं कि हमारे साथ किसी न किसी तरह की गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं और आरजेडी का वोट बैंक खिसकने वाला नहीं है। क्योंकि लालू यादव की हार के बावजूद अभी तक का चुनावी
समीकरण देखा जाए, चुनावी गणित, चुनावी आंकड़े देखे जाए तो आरजेडी का वोट बैंक खिसका नहीं है, लगभग उसी के आसपास रहा है, 18%, 17% के आसपास। लेकिन जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के कारण इनके वोट परसेंटेज बढ़ गए और इसलिए आरजेडी की हार होती रही है। तो अभी भी नीतीश कुमार को यह लगता है कि आरजेडी के साथ सीधा मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, इसलिए 77 सीटों पर आरजेडी को और जदयू के बीच जो मुकाबला होने वाला है वहां पर सबसे टफ फाइट में जदयू है और इसलिए उसकी जीत की संभावना वहां पर जो परसेंटेज होता है, जीत का परसेंटेज कहा जाए तो वहां पर थोड़ा कम होगा भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। दूसरी तरफ जदयू के पास 38 दूसरी सीटें हैं जहां पर उनके जीत की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि 38 सीटों पर चाहे तो वो कांग्रेस या फिर वामपंथी पार्टियों के मुकाबले में है और दूसरी तरफ उन 38 सीटों पर दूसरी छोटी छोटी पार्टियां जो दूसरे गठबंधन हैं, जैसे जन अधिकार पार्टी के गठबंधन, ओवैसी की पार्टी है, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा है, इन पार्टियों के साथ भी मुकाबला है जिसमें त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबला की संभावना बढ़ गई है। लेकिन फिर भी 38 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी में लग रहा है कि वहां पर जीत की संभावना ज़्यादा है, आरजेडी के उम्मीदवार नहीं हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को 110 सीटें मिली थी। 110 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है उसमें से 51 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी के पास है उसमें उसका मुकाबला आरजेडी से है, लेकिन 59 सीटें हैं वहां पर मुकाबला दूसरी पार्टियों से है, यानी वामपंथी पार्टियां हो या फिर कांग्रेस हो। तो ये पूरा जो समीकरण बना है, ये गणित जो बिहार विधानसभा चुनाव में अभी बन रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के 110 उम्मीदवारों में से भी जीत की संभावना 80+ उम्मीदवारों की बन रही है, जबकि 115 उम्मीदवार खड़ा करने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी को 60 से 70 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है। तो ये पूरा जो समीकरण बना है उसमें नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ साथ एक और गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और वो है चिराग पासवान। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हुए हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान दोनों मिलकर नीतीश कुमार को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ चिराग पासवान के जो उम्मीदवार हैं उसमें कई ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ हैं। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस में अंतर है। बिहार का अगर समीकरण को देखा जाए तो कांग्रेस जहां जहां से चुनाव लड़ेगी और वहां पर आरजेडी का जो उनका समर्थन मिला हुआ है, वामपंथी पार्टियों का समर्थन मिला हुआ है, तो इसके कारण कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी की तरह ही एक बड़ा वोट बैंक जो रहा है वो फॉरवर्ड क्लास रहा है और इसके कारण जब आरजेडी के साथ गठबंधन और वामपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन कांग्रेस की होती है और दूसरी तरफ वो भाजपा के मुकाबले में होती है, तो ऐसी स्थिति में वोटों का बिखराव दूसरे तरीके से होता है। एक तो आरजेडी के समर्थक जो कैडर हैं वो कांग्रेस के उन उम्मीदवारों को अपने पूरी तरह से वोट बैंक के सारे जो वोट हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, कांग्रेस के साथ पूरी तरह से जुड़ नहीं पाते हैं और इसलिए कांग्रेस के जो वहाँ उम्मीदवार होंगे वो थोड़े कमज़ोर होंगे। उसी तरह वामपंथी पार्टियों के लिए भी है। वामपंथी पार्टियों के साथ कांग्रेस के या राजद के साथ कांग्रेस के जो वोट हैं वो उस तरह से जुड़ नहीं पाएंगे, चाहे ऊपरी स्तर पर गठबंधन क्यों न बन जाए। तो ऐसी स्थिति में जो आरजेडी ने पहले ही ये सोच लिया था कि हमको किसके खिलाफ उम्मीदवार उतारनी है और इसलिए आरजेडी ने 144 सीट, जो सीट शेयरिंग का फार्मूला आया उसमें 144 सीट पर आरजेडी महागठबंधन में चुनाव लड़ रही है, जबकि दूसरे तरफ कांग्रेस को 70 सीटें दी गई और वामपंथी पार्टियों को 29 सीटें दी गई। लेकिन इस खेल में भी आरजेडी ने कांग्रेस को मात दे दी। कांग्रेस को मिली 70 सीटों में 38 सीटें ऐसी है जहां पर कभी ये आरजेडी या फिर कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। कांग्रेस के पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उन सीटों को फिर से जीत पाए, तो इसलिए आरजेडी ने भी कांग्रेस के साथ वैसा किया। और दूसरी तरफ आरजेडी के नेताओं ने पहले तय कर लिया था कि हमें जो
डायरेक्ट फाइट करनी है तो उसमें से ज़्यादातर सीटें ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ें या फिर भारतीय जनता पार्टी के दूसरी सहयोगी पार्टियों के साथ, यानी जो एनडीए के दूसरे पार्टनर हैं उसके खिलाफ हम चुनाव लड़ें। और इसीलिए आरजेडी ने भी 144 सीटें जो ली उसका अलग तरीके से बंटवारा किया। उसमें 77 उम्मीदवार उन्होंने, जो आरजेडी ने 77 उम्मीदवार जो उतारे वो जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ उतारे, जबकि 51 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतारे हैं। और यही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरी सहयोगी पार्टियां यानी कि एनडीए में जो दूसरी सहयोगी पार्टियां हैं उसमें से विकासशील इंसान पार्टी को भाजपा ने 11 सीटें दी है। उस समय यह आंकड़ा बड़ा लग रहा था और दिखाई पड़ रहा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सीटें को कम करने के लिए विकासशील इंसान पार्टी को उनके साथ जोड़ दिया है, वो बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वीआईपी ज़्यादा सीटों की डिमांड करेगी और भाजपा को ज़्यादा सीटें देनी होगी। इसके कारण भाजपा की सीटों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। 11 सीटें विकासशील इंसान पार्टी को दी गई है भाजपा के तरफ से, लेकिन वो 11 की 11 सीटों में उसका वीआईपी का सीधे मुकाबला आरजेडी से है। वहां पर भी राजद के कैंडिडेटों के साथ सामने वीआईपी के कैंडिडेट होंगे। एक भी ऐसे सीट नहीं है जहां पर कांग्रेस या वामपंथी पार्टी के साथ उसकी टक्कर हो। तो वीआईपी के लिए इस बात की संभावना है और आरजेडी ने भी यही चीजें सोच के सारे सीटों का बंटवारा किया था, जिसमें से 7 सीटें जो नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को दी है उसमें से 5 सीटें जीतन राम मांझी की है। उसके सामने आरजेडी उम्मीदवार खड़ा कर रहा है। उसको पता है कि जीतन राम मांझी खड़ा होंगे जहां से उनके क्षेत्र में जीत पाना मुश्किल है, इसलिए 2 सीटें छोड़ दी है उसके आसपास की, लेकिन उनमें से 5 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। तो ये सारा जो गणित बन रहा है उसमें कहीं ना कहीं यही दिखाई पड़ रहा है कि आरजेडी ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर इस बात को तय किया कि जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है वहां पर उसके लिए जीत पाना ज़्यादा मुश्किल है, और जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जीत की संभावना ज़्यादा है। ये आरजेडी यानी कि विपक्षी पार्टी को भी इस बात की संभावना लग रही है, क्योंकि बिहार में अगर थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी होगा भी तो वो नीतीश कुमार के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है। वहाँ सरकार भाजपा और जदयू की है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और इसके कारण वहाँ थोड़ा भी सरकार विरोधी लहर जो है, सत्ता विरोधी लहर है, वो नीतीश कुमार के खिलाफ ही होगा। मुख्यमंत्री वही रहे हैं, शासन के कमान उन्हीं के हाथों में है। इसलिए आरजेडी को भी लगता है कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ अपने चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करते हैं तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के ऊपर हमला करना, बिहार की स्थितियों के बारे में नीतीश पर हमला करना आसान होगा, और इसलिए उसने 77 उम्मीदवार जदयू के खिलाफ उतारे हैं, 11 उम्मीदवार वीआईपी के खिलाफ उतारे हैं, 5 उम्मीदवार उतारे हैं हम के खिलाफ। और दूसरे जो माहौल चेंज करने का काम चिराग पासवान ने किया है उसमें तो नीतीश कुमार अपने आप में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, और जो 77 सीटों पर ये 3 गुना ज़्यादा मुकाबला उनको करना पड़ेगा। एक तरफ आरजेडी की चुनौती का सामना करना पड़ेगा, दूसरी तरफ जो चिराग पासवान के लोजपा का सामना करना पड़ेगा, और 38 सीटें जो है जहां पर उनकी जीत की संभावना ज़्यादा दिखाई पड़ रही है वहीं पर उनको कम मेहनत करने की ज़रूरत है। और भारतीय जनता पार्टी आराम से, जिस तरह से कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उसमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि उनका 60 सीटों पर तो लगभग मुकाबला ही नहीं है, जहां पर वो आरजेडी के साथ नहीं हैं बल्कि दूसरे जो उनके पार्टनर हैं कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां उनके मुकाबले में हैं। वहां पर तो 59 सीटों में इनके 50 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह से जो पूरा मैथमेटिकल ग्राउंड पर जिस तरीके से चुनाव में ये सीटों का बंटवारा हुआ और सीट जो लिए गए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पहले ही जदयू को मात दे चुकी है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।